Hello everyone and welcome back to E-Takshila classes. My name is Vasundhara Thakur and today I am going to share a very important, not just a lesson but also something which is a food for your thought, and that is whether you should change your strategy in English for Series 1 2025. So I know most of you now are going to appear for this exam and ज़्यादा time हमारे पास नहीं बचा है. So strategy building is one of the most important things right now for you. अगर आपकी एक strategy नहीं होगी, अगर आपको पता नहीं होगा कि करना क्या है, कैसे करना है, तो I don't think that success will be yours, right? So today we are going to discuss whether strategy building is important, what should you expect from the exam, how you should approach things. So random stuff we are going to talk about, but this is going to be very thoughtful, and it's also going to be very thought provoking for you. So please keep on watching and let's quickly begin. Okay, so the first question that comes to our mind when we talk about strategy or any such thing is how to approach things. जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले जरूरी है कि आपकी अप्रोच क्या है उसको लेकर, राइट? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज आपको करनी चाहिए या ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए, राइट? सो यू हैव टू मेक दैट लिस्ट ऑफ do's and don'ts. Now when we talk about English, especially for CDS, most of the times what happens is कि हमें ये नहीं पता चलता कि क्या हमें करना है और क्या हमें छोड़ना है, राइट? देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे लाइक टू सेल इन दैट रीजन की जहां पे उन्हें लगता है कि एवरीथिंग कैन बी डूएबल और हर चीज करनी चाहिए और छोड़ना कुछ नहीं चाहिए. इफ यू आर इनटू दैट काइंड ऑफ कैटेगरी, प्लीज स्टेप आउट ऑफ दैट, बिकॉज आपको एग्जाम में अपने आप को बहुत ज्यादा ब्रिलियंटली रिमार्क नहीं करवाना है. आपको बस क्या करना है, यू हैव टू स्कोर सो दैट यू कैन क्रॉस द मेरिट. ठीक है, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है उस सब्जेक्ट में. यू जस्ट नीड टू पास द कट ऑफ, या फिर आपको एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मार्क्स लेकर आने हैं ताकि आप आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. और इंग्लिश आपको वो एज देता है जिससे आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू अप्रोच सर्टेन थिंग्स या किस तरीके से हम अप्रोच करें, द फर्स्ट थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू नीड टू एलिमिनेट फ्रॉम योर प्रिपरेशन एंड व्हाट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इन योर प्रिपरेशन. अब आप कई बार सोचते हैं कि ग्रामर और वोकैबुलरी को हम अलग अलग पढ़ें, है ना? ग्रामर को हम ज्यादा टाइम दे, वोकैबुलरी को कम टाइम दे. ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी मत सोचना, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है. आप सोचो कि मैं ग्रामर पढ़ूंगी नहीं या पढ़ूंगा नहीं बिकॉज वो तो आता ही नहीं है, तो मे बी दिस टाइम यू कुड बी प्रूव्ड रॉन्ग, राइट? सिमिलरली, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दे हैव ऑलवेज बीन गोइंग आफ्टर ग्रामर एंड दे हैव ऑलवेज लेफ्ट वोकैबुलरी. बट इतने कुछ टाइम से हम देख रहे हैं, जैसा पेपर का पैटर्न है, वोकैबुलरी जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में आ रही है. तो आप कुछ भी ऐसा पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते कि दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू कम एंड दिस विल नॉट कम और दिस विल नेवर कम. देयर इज like that. So don't leave anything. Yes, there can be topics या there can be strengths and weaknesses. जैसे S1 S6 जो है बहुत बच्चों के वीक होते हैं, तो उसमें definitely you can avoid कि आप उसको attempt कम, बट ऑन द अदर हैंड मेक श्योर कि उसको कंपनसेट करने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, बाकी जितने भी आप कर रहे हो चीजें, उसमें आपका स्कोर जो है वो अच्छा रहे. एक्यूरेसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अटेम्प्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो और मैक्सिमम चीजें आपकी नेगेटिव में जा रही हैं, तो इट इज पॉइंटलेस. कोई फायदा नहीं है कि आपने इतने अटेम्प्ट्स करे, बिकॉज फिर वो आपका स्कोर और भी कम होता जाएगा. एक्यूरेसी बहुत जरूरी है. एक्यूरेसी बिल्ड तभी होगी जब कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी होगी. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो इट इज ऑफ नो यूज, राइट? सो अभी से सबसे पहले आप प्रैक्टिस से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट, आपके जितने भी फंडामेंटल्स हैं, टॉपिक्स हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, वो सब क्लियर हो, ताकि आगे जाके आपको प्रैक्टिस करते टाइम क्वेश्चंस में कोई भी डिफिकल्टी ना आए, राइट? सो दिस शुड बी योर अप्रोच. डोंट स्किप ऑन थिंग्स. मेक श्योर यू आर गिविंग योर बेस्ट टू एवरीथिंग. जितनी भी चीजें पेपर में आ सकती हैं या आती आई हैं अभी तक, आपका बेस्ट होना चाहिए. रेस्ट जो भी होगा पेपर में या कोई भी चेंजेस होंगे, तो दैट विल बी फॉर एवरीबडी. ओके, यू विल नॉट बी एन एक्सेप्शन टू दैट, राइट? Next, what we are going to talk about is strategy really important? Do we really have to think so hard कि इंग्लिश में हमें ये करना है, ये नहीं करना है, या फिर इंग्लिश इज एन इजी सब्जेक्ट, उसको तो हम ऐसे ही टारगेट कर सकते हैं या उसको तो ऐसे ही क्रैक कर सकते हैं?
तो डेफिनेटली देखिए, जब हम इंग्लिश इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, बी इट एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी आपको बिल्ड करनी पड़ती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब ये है कि एनालाइज कीजिए कि आपको बेहतर क्या आता है और आपको कुछ भी, कोई ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल अनसीन पैसेज की अगर हम बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अनसीन पैसेज बड़े अच्छे से आता है। ऑन द अदर हैंड देयर आर स्टूडेंट्स जिनको अनसीन पैसेज का कोई आइडिया नहीं है, उनसे वो सॉल्व नहीं होता। Similarly, it could be spotting errors, it could be S1, S6, it could be synonyms, antonyms, vocabulary section, it could be anything. Building a strategy will help you कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना है, बाद के लिए क्या छोड़ना है, कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे ताकि आपका एक रिक्वायर्ड या डिजायर्ड स्कोर आ सके, और कितनी चीजें आप छोड़ोगे। सो देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, राइट। स्ट्रैटेजी बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको पता होगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप क्या कर सकते हो, तो डेफिनेटली दैट विल इम्प्रूव दैट विल शो इन योर स्कोर। इफ नॉट, इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट like a pass or fail situation, then I don't think that you are on the right track. ठीक है, तो अगर आप सीरियसली लेते हैं इस एग्जाम को, तो डेफिनेटली यू शुड बिल्ड अ स्ट्रैटेजी, आप उसको अपनाएं और इम्प्लीमेंट करें कि कैसे हम इससे अपना स्कोर जो है वो और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। तो यस, आई वुड absolutely say this, that it is an affirmative for me that yes, you should build strategies. It is very, very important. It's only because of this that your exam is going to be appear easy to you. Okay, rest all is unpredictable, we cannot say anything for now. Next we are going to talk about what to expect from the exam. इतने टाइम से जब से हम पेपर देख रहे हैं, स्पेशली कुछ एक सेशंस में, it's always been you can say a very different experience. Every time English has given us something very unpredictable, something out of the box, very unexpected. So you can't tell कि इस बार तो पेपर में ऐसा आया था, अगली बार भी ऐसा ही आएगा. You cannot predict that. Nobody can predict that because it has always been very challenging and it has always been very exciting to see कि हाँ, इस बार what extra has UPSC or what extra has this exam given to us. So you as a student or an aspirant, you cannot predict anything, but you can definitely मेक श्योर कि आपके, हमेशा मैं आपको एक बात बोलूंगी, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को आप इतना ज्यादा शार्प रखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अगर पढ़ रहे हो, आप अगर किसी एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, तो उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, वो कहाँ से आ रहा है, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इजी है या टफ है, क्या चीज है जिसे बच्चे स्किप करते रहते हैं कि यार ये कहाँ आएगा, वैसे वैसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ रहे हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे छोड़ना नहीं कुछ भी, राइट। जो चीज आपके पास आ रही है, आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, जस्ट गिव इट अ ग्लांस। अदरवाइज आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी जर्नी फॉर यू, बिकॉज इंग्लिश इज वन सब्जेक्ट जो हर एक स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि इससे अपनी मेरिट आई कैन मेक। ओके, इट इज अ मेक और ब्रेक फॉर एवरीबडी. So that is what I'm asking, or that is what I would request or advise you to do, is that you cannot predict the exam, you cannot expect anything from this exam because anything is possible here, as we have been seeing throughout. So if you feel that you know that ये एग्जाम जो है, इस बार ग्रामर ज्यादा आई है, अगली बार शायद वोकैबुलरी ज्यादा आई है, इस साल इजी पेपर आई, ये भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी होती है बच्चों की कि यू नो बोर्ड एग्जाम्स के जैसे कि इस साल आसान पेपर आया, अगली बार मुश्किल आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं यही बोलूंगी कि प्रे करो पेपर डिफिकल्ट आए, अगर इजी आएगा तो सबके लिए आएगा, और फिर मेरिट जो है वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है क्रैक करनी। मुश्किल पेपर होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू स्कोर, राइट। क्योंकि नॉन सीरियस बच्चे जो होते हैं ना, वो फिर इजी पेपर से फिल्टर नहीं हो पाते, राइट। लेकिन अगर पेपर मुश्किल आएगा, तो जो नॉन सीरियस बैच है, नॉन सीरियस क्राउड है, वो पहले ही फिल्टर आउट हो जाएगा इन द रिटन, राइट। सो that is one thing that we need to work on. Now, as far as the exam is concerned, whatever sources you have been told or whatever sources you have been referring to, make sure कि आपके साथ वाले भी उन्हीं से पढ़ रहे हैं। अगर वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीजों को ध्यान में रख के अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो आप भी डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं।
don't feel shy from taking help. Okay, it's your goal, it's your end, and you have to resort to everything that you can do possibly. अगर आपको लगता है कि आप ऐसे help नहीं ले पाओगे या help नहीं मांग सकते, it's totally your loss. So never shy away from doing such things. Okay, so expect the unexpected from this paper. You cannot say, you cannot predict, but make sure that your concepts are clear, your fundamentals are clear, and I don't think it would be a difficult thing for you to do. Okay, next we are going to talk about, do you think you need a change? Do you really think you need to change your strategy? See, strategy is very subjective. मैं कुछ और ढंग से पेपर को व्यू करती हूँ, आप हो सकता है किसी और ढंग से पेपर को देखते होंगे, and everybody has a different perspective. It is very subjective. That's what I said. अगर वो स्ट्रैटेजी, अगर आप फर्स्ट टाइमर हो, अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो, तो ये तो अभी आपके लिए एक ट्रायल एंड एरर सिचुएशन है, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि जो आप सोच के चले हो वैसा ही होगा या नहीं. बट अगर आप पेपर मल्टीपल टाइम्स दे चुके हैं अभी तक, एनडीए, सीडीए, सैफकैट, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो एक सिमिलर सा पैटर्न बनते हुए हम देखते हैं कि यार मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ या ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, और उससे क्या मुझे सक्सेसफुल फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है. इफ द आंसर इज येस, देन डू नॉट चेंज इट. आपको कोई जरूरत नहीं है स्ट्रैटेजी चेंज करने की, आप जैसे कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि द थिंग्स आर नॉट वर्किंग, देन यू नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम समबडी हु इज सीनियर टू यू, हु कैन गाइड यू, एनी टीचर, एनीबडी इन योर peer group that has been able to crack this exam, जो एसएसबी तक जा चुका है, कोई भी आपके आसपास, उनसे जरूर मदद लीजिए, उनसे पूछिए कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, किस तरीके से हमें अपने में चेंजेस लाने चाहिए, and you will get some help of sorts. Right now, if you feel that you need to change your strategy, if you feel you need to change your plan of your course of action, then I would suggest कि आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न पे चलने के बाद भी एक डिजायर्ड स्कोर आपका नहीं आ पा रहा है, तो उसमें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कौन से, क्या क्या वो लैक ऑफ टाइम है, क्या वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपकी, या आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं है. कुछ भी रीजन हो सकता है. ठीक है, हो सकता है कि कई टॉपिक्स ही आपके अभी तक क्लियर नहीं हुए हुए, हो सकता है कि कुछ पोर्शंस हैं जैसे कि स्पॉटिंग एरर्स या रीअरेंजमेंट या वोकैबुलरी, ये आपके अच्छे नहीं है. देखिए, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन या फिर रीडिंग स्किल्स जिसे बोलते हैं, वो तीनों हमें जरूरी है इस पेपर के लिए. अगर एक भी पोर्शन कहीं आपका ऊपर नीचे हो रहा है, तो बाकी दो को उसे बैलेंस आउट करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपके दो पोर्शन जैसे अनस्टेबल है, so one is not enough for you to that it can carry your entire score. You will have to do something ताकि आपके at least two portions जो है वो strong हो. If both the things are dicey, if both the things are not in your hands, then it is going to be a really big challenge for you. तो अभी से आप अपने S1, S6 पैसेज कॉम्प्रिहेंशन इनको मत छोड़ो. ये मत करो कि ये तो हमें पता ही नहीं कहाँ से आना है, तो ये पेपर वाले दिन देखेंगे. नो, एटलीस्ट प्रैक्टिस देम, know how to eliminate them. They are time consuming. You don't have to how to attempt them. Should you attempt them in the beginning, or should you keep them for the last? What I suggest to my students or anybody who's been mentored by me, I always suggest them one thing, that never attempt these sort of questions in the beginning. होता क्या है कि जब आप पहले पेपर देने जाते हो, जब आप फ्रेश हो पेपर देने के टाइम, तो ये जो छोटी छोटी वाली चीजें है ना, जैसे वन वर्ड हो गया या फिर वोकैब हो गई या स्पॉटिंग एरर हो गई, ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स फ्रेश होते हैं उस टाइम पे. तो आप जाते ही जब उनको सॉल्व करोगे ना, तो देर आर चांसेस की एक्यूरेसी आपकी अच्छी रहेगी. लेकिन जब आप करते ही अनसीन पैसेज S1, S6 से, बिकॉज दे आर सो एग्जॉस्टिंग, दे ड्रेन यू कंप्लीटली. वो इतने ड्रेनिंग है नेचर में कि जब आप उनको पढ़ते हैं, उनको बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार उनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तभी आंसर सही आएगा. और जब आप उनको इतनी बार पढ़ोगे, योर ब्रेन इज टोटली एग्जॉस्टेड बाय द टाइम यू स्टार्ट डूइंग अदर स्टफ. और जो वोकैबुलरी, जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ के भी आए होंगे, वो भी देर आर चांसेस कि वो भी भूल जाओगे आप. राइट, तो कभी भी आप इनको पहले अटेंड मत कीजिए. रेस्ट, इफ यू फील दैट इट्स वर्किंग फॉर यू, देन गुड फॉर यू, डोंट चेंज दैट एट ऑल. इट्स जस्ट माई सजेशन. इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अभी से एनालाइज करना शुरू कीजिए. इवन इफ यू आर हाफ वे थ्रू योर सिलेबस,
जस्ट स्टार्ट अटेम्प्टिंग सम काइंड ऑफ अ मॉक टेस्ट, ठीक है। इंग्लिश में आपको पता लगेगा कि बाकी चीजों का क्या हाल है। ग्रामर नहीं हो पा रही होगी ना, अभी तक ग्रामर कंप्लीट नहीं हुई है, let it be, but at least your vocabulary, your reading abilities, that will also be checked कि उन पे आप सही हो या नहीं हो। And if that's not working, then again we will have to strategize something or do some other work, right? So this is, I think this is what I would advise you, that you should keep in track what is working for you and what is not working for you. अगर मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है तो क्या रीजन है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको सही नहीं आप कर पा रहे हो, जिसको कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है। एंड अभी भी बहुत टाइम है, चैप्टर्स को अच्छे से करिए, न्यूज़पेपर्स को मत पढ़ना छोड़िए, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस फैक्ट हाउ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स एंड PYQs आर फॉर you right now. So many things keep on repeating from previous year papers, and don't just go for CDS papers. You can also attempt NDA wala English, right? Why? Because English is similar everywhere. So if you have any XYZ exam का paper, just solve its English. आपको पता लगेगा कि आपको कितना आता है, आपको कितना और पढ़ने की जरूरत है, isn't it? So अगर आप सिर्फ ये सोचो कि CDS के 10-15 पेपर मैंने कर लिए, my work is done here, no it's not. You have n number of exams, n number of exams have English as one of their subject, and you should try to attempt all of them. If you're able to attempt all of them, good for you. पढ़ा हुआ आपका कहीं भी वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। सो नाउ दैट्स योर कॉल whether you need to change what you have been doing or are you completely fine with it. So with this we come to the end of this discussion, and I really hope that you learned something. If you have something in your mind, if you want to share something, let me know in the comment section below. I am going to see you next time. Till then, thank you, take care, and Jai Hind.